हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। मैं अमित पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आज की अगर बात करते हैं तो आज विशेषता पता होगा कि आज के दिवस में जो हम चर्चा करने वाला प्रमुख बिंदु रखे हैं वो है एक जिला एक उत्पाद। हालांकि कल काफी लोग बोर हो चुके थे तो इसी कारण से कल की क्लास हमने वहीं पे ऐन वक्त पे ही समाप्त कर दिया था, लेकिन उसी बिंदु को हम और आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बोर होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई 75 जिला है, इतना बड़ा राज्य लेके चल रहे हो तो पढ़ना भी इतना ही पड़ेगा। तो इस कारण से लगभग कह सकते हो कि 50-55 जिले कल हमने कर लिए थे। अब उसके आगे तो जैसे आपने देखा होगा किसी जब हम बात करते हैं सीरियल की तो उसमें बताया जाता ना कि पीछे का थोड़ा कैलकुलेटर दिखा के उसके बाद बताता है। अब आगे तो उस घटना को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं की। ठीक है, तो कल का एक रिकॉल करा दे कि कल लास्ट बिंदु हमने कहां तक किया था। ठीक है, कौन सा जिला हमने प्रमुखता से कल लास्ट में किया था, उसके आगे की हम बात करते हैं। ठीक है, क्लियर? उसके आगे की बात करते। ठीक है, यहां तक बता दे विशेषता। हाँ बिल्कुल, ये तो बात सही है, हम बकवास पढ़ाते हैं उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, आप अपने मोबाइल में, ये तो आपके पास सुविधा है, हम पढ़ाते बकवास हैं तो उसके लिए देखने की जरूरत क्या है। आप क्लास को बंद करके निकल जाइए। हाँ, अब इसमें हमें बताने की क्या बात है? हाँ? बताओ, ये हमें क्या है बता रहे हो? ये तो हमें पूरे से पता है, बहुत पहले से, बचपन से ही जानते हैं कि हमें ना आता है कुछ। तुम बहुत बड़े महान वाले व्यक्ति हो, लेकिन तुम अपना समय जाया करो और अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस तरीके से दे रहे हो कि इस क्लास में आके खड़े हो। तुम्हें लग रही हैं चीजें तो अपनी बुद्धि का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, कहीं बहुत अच्छी जगह पे जहां उसका पर्याय आपको देख मिले। ठीक है, 56 हुए थे। अच्छा, मथुरा हमने करा दिया था। ठीक है, हाँ, तो हमें याद है मथुरा, जहां पे हमने सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह की बात की थी। और सैनिटरी फिटिंग्स की जब बात करते हैं, इन द सेंस आप भी जानते हैं सैनिटरी फिटिंग्स इन द जो बाथरूम में लगने वाली चीजें होती हैं, चाहे वो टूटी हो गए या फिर सावर हो गए या इस तरीके से जो और अलग अलग आइटम आपके होते हैं, उन सब चीजों की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देखने मिलता है। ठीक है, अब क्रम के रूप में अगर जो आगे बढ़ने की बात करें तो ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ जिलों का जो संदर्भ होता है तो पूर्व में ही उसी तरीके से हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से? तो प्रमुखता से हम यहाँ पे जिले की बात करेंगे और जिला के साथ हम क्या करेंगे, उत्पाद को देखने की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो संदर्भ होगा वो हो जाएगा आपका जिला, और जिला के साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके उत्पाद की बात करेंगे कि कौन सा उत्पाद किस जिले से आपका चयनित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगले जिले के रूप में हम मुजफ्फरनगर की चर्चा करेंगे। किसकी? मुजफ्फरनगर की चर्चा करेंगे। और मुजफ्फरनगर का नाम विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जब बात करते हैं, मुजफ्फरनगर की जब बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर से क्या उत्पाद चयनित किया गया है, तो यहाँ पे आपसे गुड़ की बात की जाती है। ठीक है, गुड़ या जिसको हम भेली कहते हैं, लोकल में आपने जानते होंगे, सुना भी होगा। खास करके किसकी बात की जाती है, मिठाई के रूप में, तो खास करके गुड़ का इस्तेमाल लोकल में आपने बड़े स्तर पे देखा होगा, जो आपके गन्ने से बनाई जाती है। ठीक है, तो चीनी एक उत्पाद होता है, लेकिन इसके अलावा गन्ने से बनाई जाती है गुड़, तो ये आपके मुजफ्फरनगर में बड़े स्तर पे बनाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा मऊ जिला। और मऊ की जब बात करते हैं तो मऊ से क्या होता है, तो मऊ से हमारे यहाँ पे बड़े स्तर पे वस्त्र बनाए जाते हैं। इन द सेंस कह सकते हो कि वस्त्र उत्पाद का संबंध क्या होता है, यहाँ से आपको देख मिलता है। ठीक है, तो वस्त्र उत्पाद की जब बात करते हैं तो आपके मऊ जिले से संबंधित हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा पीलीभीत। ठीक है, क्या नाम होता है? पीलीभीत की जब बात करते हैं तो इस पीलीभीत का संबंध कहां से होता है, तो पीलीभीत के संबंध में अगर देखा जाए तो पीलीभीत से जो आपका उत्पाद है उसको हम कहते हैं बांसुरी। ठीक है, और बांसुरी की जब बात करते हैं तो बांसुरी खास करके भगवान कृष्ण की निशानी के रूप में अगर देखा जाए तो इस बांसुरी का संबंध आपके पीलीभीत जिले से देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ की जब बात करते हैं तो प्रतापगढ़ का क्या तात्पर्य होता है, तो प्रतापगढ़ आप भी जानते हैं आंवला नगरी के रूप में काफी फेमस है। और इस कारण से यहाँ पे देखा जाए तो आपके खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत, किसमें? खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आंवले की जब बात करते हैं तो आंवला का संबंध आपके प्रतापगढ़ से विशेषतः देखने को मिलता है। ठीक है, तो खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत आंवला जो कि आपके प्रतापगढ़ से संबंधित हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपके प्रयागराज का नाम। किसका? प्रयागराज। इलाहाबाद की अगर बात करते हैं तो आपके प्रयागराज वाले विशेषता जानते होंगे कि प्रयागराज में क्या उत्पादित होता है,
तो प्रयागराज जो फेमस है वो फेमस आपके मूज उत्पाद के लिए, क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे गंगा नदी का किनारा, साथ ही साथ यमुना नदी का किनारा, तो इन दोनों किनारों पे, नदियों के किनारे पे क्या होता है, बड़ी बड़ी घास उगती हैं और उन घास को हम सामान्यतः मूज और कास नाम देते हैं, जिसको हम सामान्यतः अपने घरों में देखेंगे कि डलिया के रूप में, और डलिया के अलावा देखा जाए तो छोटे छोटे जो आपके अलग अलग डिजाइन वगैरह की चीजें होती हैं, उन सब चीज़ों की जब बात करते हैं तो उसका क्रम आपको देख मिलता है। तो मूज उत्पाद आपके प्रयागराज से देखने को मिलता है। मूज उत्पाद एक तरीके से आप इसको बड़ी बड़ी घासें, खास करके सवाना प्रकार की घासें या हाथी घास भी इसको नाम देते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई लगभग 5-5 मीटर तक होती है। ठीक है, तो इस आधार पे मूज उत्पाद खास करके प्रयागराज से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका रायबरेली, और रायबरेली जिले की जब बात करते हैं तो यहाँ से संबंधित क्या उत्पाद है, तो रायबरेली की जब बात करते हैं तो रायबरेली जो आपका संबंधित उत्पाद है वो आपका है काष्ठ कला। काष्ठ कला इन द सेंस लकड़ी के ऊपर जो आपकी डिजाइन वगैरह बनाई जाती है। ठीक है, तो काष्ठ कली की जब बात करते हैं तो काष्ठ कला यहाँ से हो जाती है आपके रायबरेली से। क्या क्लियर। तो यहाँ पे देखा जाए तो लाल बलेली, लाल बलेली की जब बात करते हैं तो लाल बलेली में आपका काष्ठ कला, क्या काष्ठ कला की जब बात करते हैं तो आपके लाल बलेली में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा रामपुर, क्या नाम होता है, रामपुर की जब बात करते हैं तो रामपुर से क्या संबंधित होता है, तो रामपुर की जब बात करते हैं तो रामपुर से विशेष ध्यान रखिएगा, भले इसको हम कैंची वर्क के रूप में जानते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कैंची वर्क नहीं, बल्कि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पंच वर्क किए जाते हैं। क्या बोला जाता है, पंच वर्क किया जाता है। अब ये पंच वर्क क्या होता है, तो सामान्यतः आपने घरों में देखा होगा अपनी मम्मी को या फिर आपके दीदी वगैरह को, जहाँ पे वो लोग क्या करती हैं, एक छोटा छोटा क्या करती हैं, एक तरीके से कह सकते हो कि छोटा छोटा उनके पास कपड़े का आइटम होता है, और उस कपड़े पे क्या करती हैं, सुई जैसी एक संरचना होती है जिसमें धागा लगा होता है, और उसके बाद क्या करती हैं, उससे इस तरीके से क्या किया जाता है, पंचिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस पंचिंग वर्क से संबंधित अगर देखा जाए तो इस क्रम को ध्यान रखिएगा, खास करके पंचिंग से संबंधित पंच वर्क कर्म जो आपके कपड़े वगैरह में देख मिलता है। ठीक है, कपड़े वगैरह से संबंधित देख मिलता है। अगर उसकी बात करते हैं तो आपके रामपुर जिले से संबंधित हो जाता है। ठीक है, रामपुर जिले की जब बात करते हैं तो उससे आपको देख मिलता है आपके पंचवर्ग का संबंध। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा संत कबीर नगर जिला, कौन सा आपका संत कबीर नगर जिला, और संत कबीर नगर जिले की जब बात करते हैं तो इसका संबंध क्या हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा खास करके जब हम संत कबीर नगर की बात करें, ठीक है, संत कबीर नगर की जब बात करते हैं तो यहां से ध्यान रखिएगा संत कबीर नगर जिले में क्या उत्पादित होता है, तो संत कबीर नगर जिले में आपके जो ब्रास वेयर होते हैं, इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि जो पीतल के बर्तन होते हैं, तो मुरादाबाद में तो बड़े स्तर पर बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो आपके ब्रास वेयर की जब बात करते हैं अर्थात पीतल के बर्तन, तो पीतल के बर्तन क्या होते हैं, यहाँ पे आपको बड़े स्तर पर देख मिलता है। ठीक है, तो ब्रास वेयर या जो पीतल से संबंधित उत्पाद होते हैं उनको आप संत कबीर नगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो संत कबीर नगर की जब बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपको क्या हो जाता है, ये नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये नाम आपको क्या हो जाता है, ये विशेषता आपको दे मिलता है। ठीक है, एक चीज बता दें यार, कोई गाली गलौज कर रहा है तो उससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ा है, चलो सभी लोग एक साथ मिलकर गाली दे लो, हमारे ऊपर चिपकेगा, कभी ना चिपकेगा। भगवान बुद्ध पुराने समय में बोल के गए थे अंगुलीमाल को लेकर के, वो उनको दुनिया भर की गाली दे रहा था, लेकिन उनके ऊपर कुछ हुआ, कुछ ना असर हुआ, बल्कि अंगुलीमाल का हो गया, महात्मा बन गया था, तुम्हें भी पता है। तो इन ससुरा को मरने दो इसे पूरी तरीके से, तुम्हें अपने क्लास से मतलब है। हमने पीछे आपको समझाया था, ये यहाँ पे कोर्स को लेकर के कोई ऐसा इशू ना होता है, यहाँ पे एक पॉलिसी होती है, जब कोई भी संस्थान कोई बड़ा काम करता है, कोई अच्छा काम करता है, तो 2-3 अप्राजिक तत्व क्या होते हैं, भेजे जाते हैं, किस लिए, कि वो पूरी तरीके से माहौल को डिस्टर्ब करें, जिससे सामान्य जन भी क्या हो, प्रभावित हो। आपका पूरा काम है कि आप ध्यान से केवल पढ़िए, इन बकलोलों के चक्कर में ना फंसिए, क्योंकि इनका जीवन तो समाप्त है।
पूरी तरीके से। ये आज इस संस्थान से 1000-2000 लेकर के यहाँ पे आए होंगे, कोर्स लेकर के इस कोर्स को बर्बाद करेंगे। हो सकता हो अगले दिन हमसे भी जुड़े, हो सकता है, क्योंकि इनका ये व्यापार होता है, तो ये ऐसा काम हमेशा करेंगे, ठीक है। तो इनके पीछे ना परेशान होइए, क्योंकि इनके घर पे यही सिखाया जाता है, तो ये पूरी तरीके से उसी का परिवहन कर रहे हैं। इनका दोष हम बिल्कुल ना देंगे। ये बिल्कुल अदनी बालक हैं, नादान बालक हैं, जिनको बस वही परिवार के द्वारा पूरी तरीके से समाहित किया गया है। इनके खून में उस चीज को डाल दिया गया कि बेटा तुम्हें इस चीज को पूरी तरीके से निर्वहन करना है। जैसे किसान का बेटा अधिकतर आपने देखा होगा किसान बनता है, डॉक्टर का बेटा ज्यादातर डॉक्टर बनता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनता है। तो उसी तरीके से ये बदतमीज होंगे पूरी तरीके से। इनके परिवार में वही पूरा इन्वायरमेंट है, तो वो अपना पूरा वहां पे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आप इनके चक्कर में ना फंसे, ये गाली गलौज करने दीजिए। हमारे ऊपर कुछ पड़ा, एक को गाली आपकी चुपकी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो आप काहे परेशान हो। आपका पूरा मतलब है आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, बदतमीजों को छोड़ दीजिए, बकलोलई कर रहे हैं करने दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसके रूप में, खास करके संत कबीर नगर की जब बात करते हैं तो संत कबीर नगर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, विशेषतः ब्रांस बेयर के उत्पाद आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ब्रांस बेयर या यूं कह सकते हो पीतल के जो आपके उत्पाद होते हैं वो आपको विशेषतः देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, विशेषतः जब हम बात करते हैं किसके रूप में, विशेषतः शाहजहांपुर जिले की बात करते हैं तो शाहजहांपुर से क्या उत्पादित होता है, तो शाहजहांपुर से विशेषतः ध्यान रखिएगा। शाहजहांपुर की जब बात करते हैं तो शाहजहांपुर से जो उत्पाद आपको मिलता है वो होता है जरी और जरदोजी वाला। क्या होता है, जरी और जरदोजी की जब बात करते हैं तो जरी और जरदोजी का जो संबंध होता है वो आपको यहां पर देखने को मिलता है, ठीक है। जरी और जरदोजी की जब बात करते हैं तो हमने पीछे भी चर्चा किया था कि जो आपके घरों में खास करके कालीन वगैरह संरचना होती है, अगर उसकी बात करते हैं तो उसका क्रम विशेषता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जरी और जरदोजी की जब बात करते हैं तो ये आपके शाहजहांपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, विशेषतः जब हम बात करते हैं शामली जिले की, किसके, आपके प्रदेश में शामली जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो शामली जिले की जब बात करते हैं तो शामली से जो चीज होती है वो होती है आपकी लौह उत्पाद। और लौह उत्पाद में भी देखा जाए तो लौह उत्पाद में विशेषतः आपके जो रिम और धुरा होते हैं, ठीक है। रिम और धुरे की जब बात करते हैं तो आपने बड़े स्तर पे देखा होगा गाड़ियों में क्या होता है, गाड़ी में पहिए के लिए रिम इस्तेमाल की जाती है और जो पहिया जोड़ी जाती है वो आपके धुर के माध्यम से जोड़ी जाती है। जो एक्सल होता है उसको हम धुर बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्रम में देखा जाए तो विशेषतः क्या कर रहा है, हमारे संदर्भ में अगर देखा जाए तो विशेष ध्यान रखिएगा लौह उत्पाद जिसमें रिम और धुरी की जब बात करते हैं तो ये आपके शामली जिले से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सहारनपुर जिला, क्या बोलते हैं, सहारनपुर जिले की जब बात करते हैं तो सहारनपुर जिले से क्या संबंधित होता है, तो सहारनपुर जिले की जब बात करते हैं तो वहां पे विशेष ध्यान रखिएगा लकड़ी के नक्काशी, क्या नाम होता है, लकड़ी पर नक्काशी की जब बात करते हैं तो लकड़ी पर नक्काशी का जो संबंध होता है वो आपको यहां से देखने को मिलता है, ठीक है। लकड़ी पर नक्काशी, हमने पीछे भी चर्चा किया था कि लकड़ी पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार की डिजाइन वगैरह बना दी जाती है, तो उसका क्रम आपको यहां पर देख मिलता है, ठीक है। तो लकड़ी पर नक्काशी ये आपके सहारनपुर से विशेषतः देखने को मिलता है, ठीक है। संत कबीर नगर से है लेकिन कभी नहीं ब्रांस बेयर बनते देखा तो ये आपकी गलती है। आप कभी अगर जो समय आपके पास होगा तो मेहगदावल और बखिया वाले लोकेशन में जाइएगा तो वहां पे आपने देखे होंगे बड़े बड़े दुकानें हैं, किसके लिए, पीतल के बर्तन को लेकर के। तो ये आपका दुर्भाग्य है कि आप संत कबीर नगर में रह करके नहीं इस चीज को जानते हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जिला सिद्धार्थनगर है लेकिन हम कायदे से जानते हैं कि मेहदावल और बखिरा में बड़े स्तर पे आपके पीतल के बर्तन और पीतल से संबंधित उत्पाद बनते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा अपना दायरा बड़ा करिए और आप विकसित करिए और थोड़ा सा अपने घर को छोड़ करके बाहर भी निकलने की कोशिश करिए, ठीक है। सहारनपुर से आपके लकड़ी के नक्काशी ये आपको विशेषतः देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए
चलो, सहारनपुर की जब बात करते हैं तो लकड़ी पर नक्काशी, जहां पे हम इसको काष्ठ कला के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा श्रावस्ती, आपके यहाँ पे एक जिला होता है श्रावस्ती के रूप में। और श्रावस्ती की जब बात करते हैं तो श्रावस्ती में क्या उत्पाद होता है, तो श्रावस्ती की जब बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आपके जनजातीय उत्पाद होते हैं। कौन से? जनजातीय उत्पाद। इन जनजातीय उत्पाद की जब बात करते हैं तो इस क्रम में क्या नाम होता है? जनजातीय उत्पाद। जैसा कि हमने कल ही शायद एक एग्जाम्पल दिया भी था कि इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, ये आपको देख मिलता है खास करके जैसे जानवरों के जो आपके सींग हो गए, हाथी के जो दांत हो गए, या हड्डी हो गई, या फिर इनके जो आप कह सकते हो कि जो खाल वगैरह होती है, मतलब चमड़े वगैरह या इनके बाल वगैरह होते हैं, तो उनसे हम क्या करते हैं, कई सारे आपके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, तो उनको हम सामान्यतः जनजातीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? जनजातीय उत्पाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा इसी तरीके से एक जिला जिसका नाम होता है संभल। क्या बोलते हैं? संभल की जब बात करते हैं तो संभल, और संभल की जब बात करते हैं तो संभल से भी इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपके हार्न और बोन होते हैं। हार्न मतलब क्या होता है? हार्न मतलब सींग होता है, और बोन मतलब हड्डी होती है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि आपके हड्डी और किससे, हड्डी और सींग पर आधारित, हड्डी और सींग से बनी कलाकृतियां, अर्थात जब हम जनजातीय शिल्प की बात करते हैं तो उस क्रम में, ठीक है, जब हम जनजातीय उत्पाद की बात करते हैं तो उस क्रम में भी विशेषता है जो हड्डी और क्या होती है, सींग से बनाई गई कला होती है, उसको हम संभल में देख पाते हैं। ठीक है, तो संभल में खास करके जनजातीय उत्पाद जिसमें हड्डी और सींग से बनाई गई जो कला होती है वो इसमें आपको बड़े स्तर पे देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इसी के साथ अगर देखा जाए तो आपका सिद्धार्थनगर जिला, कौन सा? सिद्धार्थनगर जिले की जब बात करते हैं तो सिद्धार्थनगर जिले से, तो यहाँ पे आप बेसिक जानते हैं कि काला नमक चावल की जब बात करते हैं तो इससे काला नमक चावल का संबंध यहाँ से हो जाता है। क्या होता है? काला नमक चावल। हालांकि चावल आप सुनते होंगे तो ये बार बार सुनते होंगे ये काला नमक क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा काला नमक की जब बात करते हैं तो काला नमक का क्रम जो होता है वो इस तरीके से होता है कि हम काला नमक के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो काला नमक चावल तो वैसे ही होता है, विशेष क्या होता है, चावल सफ़ेद होता है लेकिन इसके अंदर ऊपर की जो भूसी होती है वो काले कलर की होती है। देखा जाए तो जब बनता है तो काफ़ी स्मूथ लगता है, और साथ ही साथ ये काफ़ी मुलायम होने के साथ ही साथ इसकी जो सुगंध होती है वो भी काफ़ी परफेक्ट होती है। ठीक है, तो सिद्धार्थनगर से आपका काला नमक चावल विशेषता आपको देखने को मिलता है। क्लियर? इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपको सीतापुर का लोकेशन देख मिलता है, और सीतापुर की जब बात करते हैं तो सीतापुर से क्या संबंधित होता है, तो सीतापुर विशेष ध्यान रखिएगा ये फेमस है हमारे लिए दरी उत्पाद को लेकर के। किसके? दरी उत्पाद की जब बात करते हैं तो इस दरी उत्पाद को लेकर के आपका सीतापुर जिला काफी फेमस है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए, ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा खास करके जब हम सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र में क्या उत्पाद है, तो सोनभद्र विशेष ध्यान रखिएगा सोनभद्र से जो आपका फेमस है वो आपका है कालीन। ठीक है, तो कालीन भैया की जब बात करते हैं तो यहाँ सोनभद्र लोकेशन से आपका कालीन फेमस है। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, इन सारे जिलों की जब बात करते हैं तो इन सब में आपका कालीन बड़े स्तर पे फेमस भी है। ठीक है, सोनभद्र से आपका कालीन। क्लियर? सोनभद्र से अगर जो देखा जाए तो सोनभद्र से आपका कालीन। ठीक है, सोनभद्र से कालीन। नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा सुल्तानपुर। क्या बोलते हैं? सुल्तानपुर। और सुल्तानपुर की जब बात करते हैं तो सुल्तानपुर से क्या उत्पाद होता है, तो सुल्तानपुर से आपको क्या हो जाता है, मूज उत्पाद देखने मिलता है। जैसा कि हमने नदियों के किनारे की बात की तो नदियों के किनारे जो आपकी बड़ी बड़ी घास बनाई जाती है जिससे डलिया वगैरह उत्पाद बनाए जाते हैं, तो ये जो मूज उत्पाद होते हैं वो आपको देख मिलता है किसके रूप में, तो ये देख मिलता है सुल्तानपुर जिले से। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा उन्नाव जिला, और उन्नाव जिले की जब बात करते हैं तो उन्नाव से क्या प्रोडक्ट है, तो उन्नाव से आपको देख मिलता है जरी और जरदोजी। क्या बोलते हैं? जरी और जरदोजी। जरी और जरदोजी की जब बात करते हैं तो उस क्रम में इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। जहाँ पे हमने कल ही शायद चर्चा किया था कि घरों में आपने अक्सर देखा होगा कि सितारे, रंगीन पत्थर और जो आपके कह सकते हो धातु के आइटम होते हैं उन सबको क्या किया जाता है, कपड़े वगैरह के ऊपर चुना जाता है। तो अगर जो उसकी बात करते हैं तो इसका क्रम विशेषता ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो उन्नाव से आपका जरी और जरदोजी। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा बनारस, क्या नाम होता है, बनारस की जब बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, बनारस से जो आपका बनारसी सिल्क साड़ी है, क्या है, बनारसी सिल्क साड़ी या फिर बनारसी रेशमी साड़ी की जब बात करते हैं तो ये यहाँ से चयनित की गई है। ठीक है, बनारसी सिल्क साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी की जब बात करते हैं तो ये विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो बनारसी सिल्क साड़ी ये आपके बनारस से विशेषता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये तो आपके 75 जिले जब ये योजना लॉन्च की गई थी 2018 में तब आपके दिए गए थे। क्लियर है, ये 75 जो जिले थे, इन 75 जिलों की जब बात करते हैं तो ये 75 जिले 2018 में जब योजना लॉन्च की गई तो उस समय के चयनित उत्पाद थे। लेकिन सरकार, आप भी जानते हैं, जब कोई नई चीज़ होती है तो उसमें अलग अलग तरीके से नए नए बदलाव करती रहती है, और उन्हीं बदलावों की जब बात करते हैं तो उन्हीं बदलावों के अंतर्गत ही हमारे यहाँ पे सरकार ने क्या किया, कुछ और जिलों के कुछ और उत्पाद ऐड किए। जैसे अगर देखा जाए तो आप भी जानते हैं जो हमारा मिर्जापुर जिला है, तो हम यहाँ पे इसको एक नए सूची के अंतर्गत देख लेते हैं, खास करके नए उत्पाद के अंतर्गत। ठीक है, तो नए उत्पाद, और नए उत्पाद की जब बात करते हैं जिनको क्या किया गया है, इस सूची में बाद में जोड़ा गया है, तो इनका भी नाम थोड़ा सा फोकस रखिएगा, क्योंकि परीक्षा किस तरीके से चीज़ों पे घूमता फिरता रहता है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो सबसे पहला मिर्जापुर जिला, तो मिर्जापुर आप भी जानते हैं कालीन के लिए फेमस है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से क्या होता है, आपके मेटल उत्पाद की जब बात करते हैं अर्थात धातु से संबंधित उत्पाद, तो उसको भी क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका उत्पाद किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो रामपुर, और रामपुर में आपने पंचवर्क देखा था, लेकिन रामपुर की जब बात करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, आपका मेंथा आयल बड़े स्तर पे उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, तो मेंथा आप बड़े स्तर पे नाम जानते होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपका ललितपुर जिला, तो ललितपुर में क्या अपडेट किया गया, तो ललितपुर की जब बात करते हैं तो ललितपुर से आपके खाद्य सामग्री और साथ ही साथ स्कूल ड्रेस आपको देखने मिलेंगे। कौन सा, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री एवं स्कूली ड्रेस, खाद्य सामग्री एवं स्कूली ड्रेस की जब बात करते हैं तो ये विशेषता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, खाद्य सामग्री एवं स्कूली ड्रेस की जब बात करते हैं तो आपके ललितपुर से हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा उन्नाव, और उन्नाव जिले की जब बात करते हैं तो यहाँ से क्या चयनित किया गया है, तो यहाँ से आपके लेदर उत्पाद चयनित हैं। ठीक है, लेदर की जब बात करते हैं तो इसका क्रम देखने मिलता है। ठीक है, तो उन्नाव जिले की जब बात करते हैं तो उन्नाव से क्या हो जाता है, यहां से आपका लेदर उत्पाद विशेषता आपको देखने को मिलता है। क्लियर, उन्नाव से आपका लेदर। इसके अलावा अगर जो बात करते हैं तो यहीं पे ध्यान रखिएगा फर्रुखाबाद जिला, कौन सा, फर्रुखाबाद जिला, और फर्रुखाबाद की जब बात करते हैं तो फर्रुखाबाद से क्या उत्पाद है, तो फर्रुखाबाद की जब बात करते हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा जरी से संबंधित आपके वर्क, क्या होता है, जरी से संबंधित आपके वर्क। ठीक है, तो जरी वर्क आपके फर्रुखाबाद से संबंधित हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा कन्नौज, और कन्नौज की जब बात करते हैं तो कन्नौज से क्या उत्पाद है, तो कन्नौज आपका इत्र के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन इत्र के अलावा देखा जाए तो कन्नौज में ही क्या होता है, आपके फूलों वगैरह से अगरबत्ती बनाई जाती है। ठीक है, तो अगरबत्ती उत्पाद की जब बात करते हैं तो आपके कन्नौज से संबंधित हो जाएगा। क्लियर है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपके बनारस में आपने बनारसी साड़ी का नाम विशेषतः देखा, लेकिन यही बनारस की अगर बात करें तो बनारस में एक और उत्पाद उत्पादित किया जाता है, खास करके जिसको हम पिंक मीनाकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक मीनाकारी बोलते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पर कुछ आपके लकड़ी के खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पिंक मीनाकारी आपने देखा भी होगा, एक छोटा सा पिंक कलर का आपका स्टाल होता है, और उस पर क्या की जाती है, आपके सुई के माध्यम से क्या किया जाता है, कुछ डिजाइन वगैरह बनाई जाती है, जिसको हम सामान्य शब्दों में मीनाकारी बोलते हैं। ठीक है, तो चूंकि पिंक कपड़े पे बनाया जाता है तो इस कारण से इसको पिंक मीनाकारी नाम दिया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ लकड़ी के खिलौने वगैरह की जब बात करते हैं तो ये भी आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है,
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपका गोरखपुर भले आपके टेराकोटा के लिए काफी मशहूर है, लेकिन इसी गोरखपुर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपके बड़े स्तर पे जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनका भी उत्पादन किया जाता है। तो कौन से रेडीमेड कपड़े की जब बात करते हैं तो रेडीमेड जो आपके कपड़े होते हैं उनके उत्पादन के लिए आपका गोरखपुर काफी फेमस है। ठीक है, तो गोरखपुर में आपके रेडीमेड कपड़े भी क्या हो जाते हैं, उसका क्रम आपको देखने को मिलता है। क्लियर। इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका मैनपुरी जिला, और मैनपुरी की अगर बात करते हैं तो मैनपुरी से क्या उत्पाद चयनित किया गया, तो मैनपुरी से आपका लहसुन चयनित किया गया है। क्या है, लहसुन की जब बात करते हैं तो लहसुन आपके मैनपुरी से चयनित की गई है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा ललितपुर में, अभी आपने देखा था कि ललितपुर में क्या किया गया था, खाद्य सामग्री चयनित की गई थी और स्कूली ड्रेस चयनित किया गया था। लेकिन इसी के अलावा देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा एक और उत्पाद आपके हल्दी के रूप में चयनित किया गया था। किसके रूप में, हल्दी की जब बात करते हैं तो हल्दी भी, चूंकि बुंदेलखंड में आप जानते हैं कि बड़े स्तर पर क्या होता है, हल्दी का उत्पादन होता है, तो इस कारण से यहाँ से ये बिंदु आपको मिलता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा बनारस, जैसा कि आपने देखा कि बनारस में पिंक मीनाकारी और खिलौने भी चयनित किए गए, तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा एक मिर्च की क्वालिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, हरी मिर्च बोलते हैं, तो इस हरी मिर्च का भी क्या किया गया, यहां से चयन किया गया। ठीक है, हरी मिर्च की जब बात करते हैं तो हरी मिर्च आपके बनारस से चयनित की गई थी। ठीक है, बनारस से चयनित की गई थी हरी मिर्च। ये अब नहीं कर पाएंगे कमेंट, परेशान मत होइए। ठीक है, भाई साहब को हमने नमस्कार कर लिया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ब्लॉक करने का एक्सेस हमारे पास भी है, जिसको हमने चेंज करा दिया था। हमने पीछे भी बोला था कि अगर जो आप अपने नाम को देख पा रहे होंगे तो उस नाम के पास एक ऐसा सिंबल बन के आ रहा है, इसका मतलब आप रडार पे आ चुके हैं, लेकिन आप नहीं मान रहे थे, तो अच्छी बात है। हमने बहुत बार कोशिश किया कि भाई बचा लें बचा लें बचा लें, लेकिन क्या किया जाए, एक सीमा होती है और उस सीमा को भाई साहब कई बार पार कर चुके। तो हमें तो क्लास चलानी है, सीधी सी बात। हमें यहाँ पे किसी को चुनाव थोड़ी ना जितवाना है। ठीक है, तो इस कारण से अब वो ना दिखेंगे, हो सकता हो कि अब वो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात करें। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रमुखता से मैनपुरी से आपका लहसुन। ठीक है, सॉरी, मैनपुरी की जब बात करते हैं तो मैनपुरी से आपका लहसुन, और बनारस की जैसा कि हमने चर्चा किया कि बनारस से क्या हो जाता है, हरी मिर्च क्या हो जाता है, हरी मिर्च की जब बात करते हैं तो हरी मिर्च का क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आप एक जिला जानते होंगे जालौन के अंतर्गत खास करके उरई लोकेशन। ठीक है, जालौन जिले की जब बात करते हैं तो जालौन के अंतर्गत खास करके उरई की अगर बात करते हैं तो उरई का प्रमुख संदर्भ ध्यान रखिएगा कि उरई से क्या उत्पादित किया जाएगा, तो उरई से जो आपकी हरी मटर होती है, अर्थात जो सब्जी वाली मटर होती है, उस सब्जी मटर का उत्पादन बड़ी तरीके से किया जाएगा। ठीक है, हरी मटर की जब बात करते हैं, सब्जी वाली मटर, तो ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सब्जी वाली मटर की जब बात करते हैं तो इनका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा बलिया से आप बिंदी बड़े स्तर पे जानते हैं। ठीक है, बलिया से आप बड़े स्तर पे बिंदी जानते हैं, लेकिन बलिया के क्रम में ही ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको परवल भी देखने मिलती है। ठीक है, परवल आपने देखा होगा गर्मी के समय में सब्जी वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो परवल की जब बात करते हैं तो परवल का संबंध क्या हो जाता है, यहाँ से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहराइच से आपने गेहूं डंठल नाम सुना था। ठीक है, बहराइच से आपने गेहूं डंठल का नाम सुना था, लेकिन अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके गेहूं का भी उत्पाद, चूंकि गेहूं आप भी जानते हैं खाद्य सामग्री के रूप में और हमारे उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर उत्पादित किया जाता है, तो इस कारण से गेहूं उत्पाद की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बहराइच के अलावा ही ध्यान रखिएगा यहीं पे आपका झांसी, क्या बोलते हैं, झांसी, और झांसी की जब बात करते हैं तो झांसी से क्या उत्पाद चयनित किया गया है, तो झांसी से आपका जो काला चावल होता है। ठीक है, काला नमक चावल तो आपका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है, सिद्धार्थनगर जिले में, लेकिन इसकी जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये आपका काला चावल होता है। काला चावल आप भी जानते हैं अभी काफी चर्चा में था, क्यों, क्योंकि मणिपुर के अंतर्गत इसको जीआई टैग वगैरह भी दिया गया था। ठीक है, तो काला चावल की जब बात करते हैं तो आपके झांसी में भी उत्पादित किया जाता है, और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा मिर्जापुर, और मिर्जापुर जिले की जब बात करते हैं तो मिर्जापुर खासा फेमस है कालीन के लिए। ठीक है, किसके लिए फेमस है? खासा फेमस है ये कालीन के लिए। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा आपका जो टमाटो होता है अर्थात जो टमाटर होता है तो इस टमाटर का भी उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो टमाटर की जब बात करते हैं तो टमाटर उत्पादन खास करके आपको देख मिलता है किसके रूप में? तो ये देख मिलता है हमारे किसके रूप में? जब हम बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का। ठीक है, तो मिर्जापुर जिले से ये संबंधित आपको हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, अलग अलग आपके खास करके कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की जो खाद्य सामग्रियां हैं जिनको 75 अलग अलग जिलों के अंतर्गत क्या किया गया, इसको चयनित किया गया है। ठीक है, तो 75 अलग अलग जिलों के अंतर्गत इसको चयनित किया गया है, इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 75 अलग अलग जिलों को आधारित करते हुए ये आपके उत्पाद क्या किए गए हैं, चयनित किए गए हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप जरूर बता दें। रामपुर का क्या लिखा है? तो रामपुर का हमने बताया, तो रामपुर की जब बात करते हैं तो रामपुर में क्या दिखाया? रामपुर में हमने बताया कि मेंथा संबंधित आप जानते होंगे हमारे यहाँ पे मेंथा आयल या जिसको हम पेपरमेंट भी बोलते हैं उसका उत्पादन आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो 75 जिले पहले चयनित किए गए थे, जैसा कि हमने देखा 75 पहले चयनित थे, लेकिन सरकार समय समय पे क्या करती है, नई नई चीज़ों को ऐड करती है। जैसे मान लो हम ही हैं, ठीक है, एक सिंपल से एग्जाम्पल की बात करें, हम मान लेते हैं कि गर्मी के समय में अगर जो दिल्ली में आए संयोग से, तो गर्मी के समय पे जब दिल्ली आए होंगे तो हो सकता हो कि हाफ बाजू वाला टी शर्ट 2-1 लगे होंगे। ठीक है, तो उस कम को कंटिन्यू रखे होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है अब अगर जो सर्दी पड़ी तो क्या सर्दी में हम सर्दी वाला कपड़ा नहीं लेंगे? लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो वही क्रम होता है कि हमारे यहाँ पे जो पहले मुख्य उत्पाद थे उनको 75 जिलों में चयनित किया गया, लेकिन अब एक ही जिले से हो सकता हो 2-3 चीज़ें उत्पादित की जाती हों, तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने इन जिलों के लिस्ट अपडेट किए। जैसे बनारस हो गया, तो बनारस में हरी मिर्च भी है, बनारसी साड़ी भी है, इसके अलावा मीनाकारी भी है और आपके खिलौने भी हैं। इसी तरीके से लखनऊ की जब बात करते हैं तो लखनऊ में आप कह सकते हो कि आपके चिकनकारी भी है, और साथ ही साथ जब हम जरदोजी की बात करते हैं तो उसका भी क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। तारकासी कला भी होती है मैनपुरी, तो मैनपुरी में तो तारकासी हमने लिखाया था। ठीक है, तारकासी कला हमने पिछले क्रम में लिखा दिया था, आपको पता होना चाहिए। जो 75 जिले हैं उसमें हमने बताया था बखूबी की तारकसी कला क्या होती है कि लकड़ी का एक आपका ऐसा आइटम होता है जिसके ऊपर क्या किया जाता है, तारों के माध्यम से अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बानी जाती हैं। ठीक है, जिसको हम तारों का शहर भी कहते हैं, कभी कभी ऐसा ना कहते हैं, माफ करिएगा। तारों का शहर वो आपके संदर्भ में होता है जहाँ पे आप बार बार वादा करते हैं कि यार ले चलूँ तुझको तारों के शहर में, लेकिन वो बेचारी पगलिया का समझे, उसको तो बकलोल बनाया जा रहा है। आप तारों के शहर के चक्कर में 10 रुपये की मूंगफली लेते हैं और किसी तारा मंडल में बैठा देते हैं। अब वहीं पे वो बेचारी देख रही है कि ये रहा ध्रुव, ये रहा तारा, ये रहा चंद्रमा, ये रहा सूर्य। किस्मत खराब थी उसकी, आपके चक्कर में फंस के तारों के शहर में चली गई। खैर यहाँ पे जब बात करते हैं तो मैनपुरी से वो तारकसी कला ही है, लेकिन इसके अलावा लहसुन की जब बात करते हैं तो लहसुन भी यहाँ से आपको देख मिलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब इसके अगर जो आगे की बात करें तो एक छोटा सा हम टॉपिक लेंगे, क्योंकि अगर जो कोई नया टॉपिक लेंगे तो वो समाप्त नहीं होगा। तो छोटे से टॉपिक की जब बात करते हैं तो छोटे से टॉपिक के रूप में विशेषतः आज हम परिवहन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा, खास करके उत्तर प्रदेश में परिवहन करने के लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है परिवहन, इसको हम कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसे करना ही करना है, तो क्यों ना आज ही कर लिया जाए, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, जल्दी आपका समाप्त हो जाएगा। प्रमुख अगर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारे यहाँ पे परिवहन के कौन कौन से माध्यम हैं। तो परिवहन की जब बात करते हैं तो परिवहन में सबसे बड़ी बात आती है कि माध्यम, और माध्यम के रूप में आप भी जानते हैं हमारे पास 3 अलग अलग प्रकार के माध्यम होते हैं। कौन कौन से? तो 3 माध्यम की जब बात करते हैं तो एक होता है आपका कहाँ पे, एक होता है आपका खास करके स्थल। ठीक है, ऊपर से लिखें, एक होती है हवा अर्थात वायु माध्यम, दूसरी होती है थल अर्थात स्थल की जब बात करते हैं, और स्थल के अलावा देखा जाए तो तीसरा जो माध्यम होता है वो हो जाता है आपका जल का माध्यम। परिवहन यही तो होता है आपके हवाओं में, खास करके चाहे वो हेलीकॉप्टर की बात हो, चाहे आपके जहाज की बात हो, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो आपके हवा में उड़ती रहती है। दूसरा जो होता है तो दूसरा होता है स्थल पे, और स्थल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे 2 माध्यम होते हैं, खास करके एक तो होती है आपकी रेल जिसके लिए पट्टी बिछाई जाती है, और एक होती है आपकी क्या होती है
आपकी सड़क हो जाती है। ये ठीक है, तो स्थल का माध्यम हो गया। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जल परिवहन अर्थात नदियों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो अगर जो वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु में आप भी जानते हैं कोई रोड वगैरह डेवलप नहीं करना पड़ता है, तो इस कारण से ये हमारा पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। मतलब हमें जितना मन करे उतनी दूरी तक हम क्या कर सकते हैं, जहाज को उड़ा सकते हैं। इसके लिए कोई हमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं करना होता है। लेकिन स्थल की जब बात करते हैं तो स्थल विशेष में ध्यान रखिएगा, स्थल में हमें दो माध्यम देख मिलते हैं। एक तो होता है आपका, एक माध्यम होता है रेल का, ठीक है, एक माध्यम होता है रेल का, और एक होता है आपका सड़क का। ठीक है, एक माध्यम होता है रेल का और एक माध्यम होता है आपका सड़क का। अगर जो रेल नेटवर्क की बात करते हैं तो रेल नेटवर्क की लंबाई विशेषता ध्यान रखिएगा, ये हमारे उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में है वो है 9167 किलोमीटर तक। ठीक है, ये अगर जो देखा जाए तो 2017 के आंकड़े के आधार पे 9167 किलोमीटर की लंबाई की आपके प्रदेश में क्या है, वर्तमान में रेल पटरियां मौजूद हैं। और सड़कों की जब बात करते हैं तो सड़कों का क्रम विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपकी कितनी होती है, तो ये है 11,834 किलोमीटर। कितना, 11,834 किलोमीटर ये हमारे उत्तर प्रदेश में वर्तमान में सड़कों की लंबाई हो जाती है। ठीक है, तो सड़क की लंबाई 11,834 किलोमीटर प्रमुखता से आपको देखने को मिलती है। प्रमुख अगर देखा जाए तो जल परिवहन कितना है, तो जल परिवहन जाहिर सी बात है नदियों में जहां हम नाव उतार दिए चलना चालू हो गया, उसके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जितना हमारे यहाँ पे नदियों का जाल है, अर्थात कह सकते हैं कि 1,32,500 किलोमीटर, कितना, 1,32,500 किलोमीटर ये ऐसे आपके क्षेत्र होते हैं जिसपे हम चाहें कभी भी तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जल परिवहन आपके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा। क्लियर है, इस बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे परिवहन को लेकर के। परिवहन की जब बात करते हैं तो परिवहन को आधारित करते हुए ये क्या हो जाता है, ये आपको विशेषतः बिंदु देखने को मिलता है। ठीक है, परिवहन को आधारित करते हुए अगर देखा जाए तो परिवहन को आधारित करते हुए खास करके जब हम बात करते हैं तो ये बिंदु आपको विशेषतः देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये क्या हो गया, तीन अलग अलग माध्यम, और ये माध्यम हमारे परिवहन में विशेषतः इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, पहला होता है वायु, दूसरा होता है स्थल, तीसरा होता है जल। और स्थल में भी दो माध्यम होते हैं, एक तो होता है सड़क का माध्यम और एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका खास करके रेल का माध्यम। ठीक है, अब इसके बाद भी आपने सड़कों में देखी होगी, सड़कों की भी क्या होती है, विशेष संरचना होती है। और विशेष संरचना के आधार पर देखा जाए तो ये सड़कें भी क्या होती हैं, हमारे यहाँ पे 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सड़कों की जब बात करते हैं तो सड़कों की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपके खास करके 4 विशेष प्रकार की होती हैं। वायु परिवहन की लंबाई कितनी है, तो वायु परिवहन हमने बोला कहाँ आपके पास जहाज है, लेकर के निकल जाइए, कोई रोकने टोकने वाला थोड़ी ना है। ठीक है, तो इस कारण से वायु परिवहन की कोई लंबाई नहीं है, वो पूरे भारत में पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ पे हम किसकी बात करें, यहाँ पे हम सड़क की जब बात करते हैं तो सड़क के क्रम में विशेषता ध्यान रखिएगा। इन सड़कों की जब बात करते हैं तो पहला जो आपका सड़क होता है वो होता है राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। किसके रूप में, राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो संदर्भ होता है वो संबंधित होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनवाई जाती है। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका बनवाया जाता है उसको हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। प्रमुखता से अगर देखा जाए तो इसकी वर्तमान में लंबाई कितनी है, तो ये आपको 4120 किलोमीटर की लंबाई की क्या हो गई है, आपके केंद्र सरकार के द्वारा बनवाई गई राष्ट्रीय राजमार्गों की संबंधिया देखने को मिलती है। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की जब बात करते हैं तो उसकी कुल लंबाई 4120 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी बात की जा रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, राज्य राजमार्ग क्या बोलते हैं, राज्य दूसरा जो होता है वो होता है राज्य राजमार्ग, अर्थात राज्य सरकार के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है।
अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6593 किलोमीटर। कितना? 6593 किलोमीटर। ठीक है, तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। खास करके जब हम बात करते हैं अपने प्रदेश के अंतर्गत, तो अपने प्रदेश के अंतर्गत जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई हो जाती है 4120 किलोमीटर। और राज्य सरकार के द्वारा जो आपकी राज्य राजमार्ग डेवलप की जाती है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम 6593 किलोमीटर देखने को मिलता है। इसके बाद सरकार क्या करती है, सरकार जिले को कनेक्ट करने के लिए जिला मार्ग बनाती है। क्या बनाती है? अलग प्रकार का एक मार्ग बनाती है जिसको हम जिला मार्ग कहते हैं। और जिला मार्ग की जब बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, उन 75 जिले के मुख्यालय को कनेक्ट करता हुआ यह आपको मार्ग देखने मिलता है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो यह आपकी है 48,616 किलोमीटर। कितना? 48,616 किलोमीटर की जब बात करते हैं तो ये आपको लंबाई के क्रम में देखने मिलता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो जिला मार्ग, चूंकि जिले को कनेक्ट किया, और आपने देखा होगा कि जो दूरस्थ गांव होते हैं उन गांवों को आजकल हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से मुख्य मार्ग से कनेक्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे चौथा जो मार्ग होता है वो होता है आपके ग्रामीण मार्ग के रूप में। किसके रूप में? ग्रामीण मार्ग के रूप में। अर्थात गांव के पक्की सड़क की जब बात करते हैं तो गांव के पक्की सड़क की जब बात करते हैं तो इसका क्रम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या करा है? गांव के पक्की सड़क की जब बात करते हैं तो गांव के पक्की सड़क के रूप में ग्रामीण सड़कों का संदर्भ देखने मिलता है। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 1,69,512 किलोमीटर। कितना? 1,69,512 किलोमीटर ये हमारे यहाँ पे कह सकते हो कि गांव की सड़कें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग या जिसको हम नेशनल हाईवे बोलते हैं, दूसरा होता है राज्य राजमार्ग जिसको हम स्टेट हाईवे बोलते हैं, तीसरा होता है जिला मार्ग या जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स की संज्ञा देते हैं, और ग्रामीण मार्ग अर्थात विलेज रोड की जब बात करते हैं तो ये आपको देखने मिलता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिएगा, परिवहन के ये माध्यम हमारे प्रदेश में क्या किए जाते हैं, आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो परिवहन के अलग अलग माध्यम, मुख्य मार्ग होते हैं आपके 3, जो कि 3 माध्यम में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन सड़क की जब बात करते हैं तो सड़क को हम 4 अलग अलग प्रकार से देखते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलेगा। अगले बिंदु की जब बात करते हैं तो इसी से संबंधित बिंदु ध्यान रखिएगा। कई सारी चीजें आपके प्रदेश में, चूंकि परिवहन व्यवस्था हमारे यहाँ पे पहले से डेवलप नहीं थी जब हम अंग्रेजों के शासन काल की बात करते हैं, लेकिन कुछ काम अंग्रेजों ने भी किया और कुछ काम हमारे देश के आजाद होने के बाद अलग अलग तरीके से काम किया गया। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा, आपके उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो प्रदेश में सबसे पहले क्या करा है, प्रदेश में जो सबसे पहले एक काम किया गया और वो काम किया गया राष्ट्रीयकृत परिवहन का। राष्ट्रीयकृत परिवहन इन द सेंस आप समझ सकते हैं, जो आपके रोड बेंच व्यवस्था चलती है, तो राष्ट्रीयकृत परिवहन की जब बात करते हैं तो राष्ट्रीयकृत परिवहन विशेषतः आपको देखने मिलता है। और प्रदेश के अंदर जब हम सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत परिवहन की बात करते हैं तो ये कितना आपको देख मिलता है, तो ये देख मिलता है 15 मई सन 1947 को। कब चालू किया गया, तो ये चालू किया गया 15 मई सन 1947 को इस व्यवस्था को प्रमुखता से चालू किया गया। ठीक है, तो इस बिंदु के ध्यान रखिएगा, प्रदेश के अंदर सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत जो आपकी परिवहन व्यवस्था चलाई गई वो आपके 15 मई सन 1947 से चालू की गई। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पर अगर बात करते हैं तो इसी बिंदु को ध्यान रखिएगा कि हमारे प्रदेश के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका नंबर क्या है, क्या कोई दिक्कत है? का मैं ना समझ में आता कि आप लोग कैसे काम करते हो। अरे कोई दिक्कत हो तो आप उससे बताएं। हैं, कमेंट देख के कभी कभी मन दुखी हो जाता है पूरी तरीके से, जिस तरीके से आप लोग करते हो। क्या ही कहा जाए, हम ये सोचते हैं कि आखिर उस मम्मी या पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने आपके लिए फीस जमा की है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कुछ भी हो, चाहे 1000 रुपये हो चाहे 500 रुपये हो, इवन 5 रुपये की बात होती है, जब हमें कमाना पड़ता है तो पता चलता है कि उसकी एक्चुअल इमेज क्या होती है। लेकिन मम्मी पापा की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि आपके पापा कोई बहुत बड़े अमीर घराने से नहीं है, और जो अमीर घराने से होते तो आप यहाँ पे परचम बैच में कोई क्लास ना लेते,
आप कहीं विदेश के टूर पर होते, लेकिन यहाँ पे रह के आप इस तरीके से बिहेव करते हैं तो समझ में नहीं आता है। वही होंगे सबके पापा, दैनिक मजदूरी करते होंगे, कहीं पे कोई लुहार होगा, कहीं पे कोई राजमिस्त्री होगा, या हो सकता है किसी के पास दुकान हो या कुछ ऐसे काम करता होगा। इवन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पापा मजदूरी करते हैं नरेगा वाली, और नरेगा की मजदूरी जानते हो कितना है? 202 रुपये है। आपके परचम बैच की जो फीस लगी थी वो कितनी लगी थी, अगर जो आपको याद हो कितना लगा था, कुछ याद है? 1170, 1170 रुपये लगे थे। यानी कि नरेगा की मजदूरी कितने दिन करनी पड़ती है? 6 दिन करनी पड़ती है, तब जाके केवल परचम का बैच मिलता है। और 6 दिन की मेहनत के ये फ़ायदे दिख रहे हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, 6 दिन तो करेगा तो भाई 1200 रुपये प्राप्त होगा। लेकिन आपको भी पता है नरेगा की मजदूरी ऐसे ना मिलती है। प्रधान के घर पे कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं अपना पैसा मांगने के लिए, ये आप बखूबी जानते हैं। और वो छोड़ो भाई, कौन ऐसा परिवार होगा जो पूरी मजदूरी कमाएगा और तुम्हारे ऊपर लुटा देगा? उसके पीछे भी तो परिवार है। हो सकता हो घर में 2-1 भाई बहन हो, या फिर हो सकता हो कि घर चलाना हो, चावल दाल रोटी सब्जी इन सब का इंतजाम करना पड़ता है कि मतलब ऐसे हवा में सब जीते हैं? उसके भी तो खर्च लगते होंगे। दैनिक जीवन में बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, दवाएं हो गई, आजकल लॉकडाउन का प्रभाव चल रहा है, तो उसमें भी मजदूरी ना मिलना, काम ना मिलना बड़े स्तर की बात होती है। तो कह सकते हो कि 6 दिन नहीं, हम तो उसे 12 दिन का एवरेज मानेंगे, क्योंकि 12 दिन में 100 रुपये के इंपॉर्टेंस से एक तरीके से कह सकते हो कि 1200 रुपये आपको कलेक्ट किया और उसके बाद आपको दिया कि बेटा ले जाओ। और हमारा भी सपना, क्योंकि हमने पसीने से कमाई है, जाहिर सी बात है 8 घंटे ड्यूटी करता है वो बाप, तब जाके पैसा मिलता है। ऐसे थोड़ी ना प्रधान बैठ के दे देता है कि अरे चाचा कहाँ घूम रहे हो, ये लो पैसा बांट रहे हैं हम। 12 दिन जब जाके सुबह से लेकर शाम तक, चाहे ये ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, उस तरीके से मेहनत किया हो, और उसका नतीजा जब ये दिखता है, कसम से यहाँ से खुश होता है दिल। लोग कहते हैं ना कि आखिर युवा पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन जब इस तरीके से बिहेव देखा जाता है ना, तो लगता है ना सत्य कहते हैं। आज आप ट्विटर पे बुरी तरीके से हंगामा कर रहे हो कि इलाहाबाद बोर्ड का नंबर 94 चला गया, तो ये कोई हतप्रभ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बच्चा आपकी तरीके से ना पढ़ाई कर रहा होगा। पिछले 5 साल में अगर जो उसने लास्ट 2015 के एग्जाम में चुका होगा, तब से लेकर के लगातार बुक लेके बैठा होगा, तो 94 नंबर लाना उसके लिए बड़ी भारी बात ना हो। अब आप लोग जिस तरीके से बिहेव करो, आपसे तो हम उम्मीद ना करते 33% ले आओ। आप तो 20 नंबर भी पा जाओ किसी परीक्षा में, उतने बहुत होता है। क्या ही कहा जाए। इन सब चीज़ों को देखने के बाद यही लगता है कि यार गलत फंस गए हम, किसको गाइड करें, जिसके पास कोई और ही नहीं है, जिसको अपने लक्ष्य के बारे में पता ही नहीं है। खैर वही है कि अब 1000 बच्चे अगर जो होते हैं किसी में, तो जाहिर सी बात है 10-5 तो ये तो कायदे की बात है, इस पर कोई दुर्भावना वाली बात ना होती है। कम से कम 10-5 बच्चे तो रहते हैं सीरियस पढ़ने वाले, तो उन लोगों के लिए खास करके इस क्लास को करने का मन करता है। बाकी अगर जो देखा जाए तो जिस तरीके से आप लोग बिहेव करते हो ना, बिल्कुल एकदम मन द्रवित हो जाता है। कभी ना मन करता कि आपके लिए कोई क्लास रखी जाए, पैसा दियो कोई खरीदे ना हो, ठीक है। और जिसको लगता है टाइम बर्बाद हो रहा है, वो बाकायदा क्लास बंद करके चले जाए। इतने पैसे वाले ना हो गए हो कि हमें खरीद लिए हो, ठीक है। ना तुम खरीदो ना एग्जामपुर ने खरीदा है। अपने कायदे में रह के बतियाया करो।
बर्बाद करोगे अपने करोगे, हमारा क्या करोगे, ठीक है। बस कभी कभी लगता है कि इस तरीके से ना हो तो अच्छा रहे, क्योंकि आप फ्यूचर हो, ठीक है। खैर कोई ना। प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रीय परिवहन व्यवस्था की जब बात करते हैं तो ये 15 मई सन 1947 को चालू किया गया। इसके अलावा देखा जाए तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है जिसका नाम है सारथी। और इस सारथी की जब बात करते हैं तो सारथी एप्लीकेशन को जो डेवलप किया गया है उसका पूरा पर्याय ये है कि ये क्या करता है, आपके जो चिप युक्त क्या होता है, चिप युक्त स्मार्ट कार्ड होते हैं, उन स्मार्ट कार्ड को बनाया जाता है। जनरली आप भी जानते हैं हमारे यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है, तो ड्राइविंग लाइसेंस की जब बात करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का जो क्रम होता है वो किसके रूप में देख मिलता है, तो वो आप भी जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस पहले क्या होता था, कागज, बड़ा सा एक पेज होता था, उस पर बनता था। लेकिन अब आपने देखा होगा कि एक छोटा सा कागज, प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह निकलता है, तो उसी तरीके से क्या होता है, एक बिंदु आपको मिलता है सारथी। सारथी नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि विशेषतः एक बिंदु देख मिलता है और वो होता है चिप युक्त स्मार्ट कार्ड। क्या होता है, चिप युक्त स्मार्ट कार्ड की जब बात करते हैं तो वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ पे ड्राइविंग सीखते हैं उनके लिए एक संस्थान स्थापित किया गया है जिसका नाम ही है इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके दतौली में पड़ता है। कहाँ पे, क्लास रुक गई है क्या कुछ। इसके अलावा देखा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे शताब्दी बस सेवा, क्या बोलते हैं इसको, शताब्दी बस सेवा। और शताब्दी बस सेवा की जब बात करते हैं तो इसका पर्याय क्या है, इसका पर्याय ये है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, काफ़ी दूर होते हैं, जैसे लखनऊ से गोरखपुर, तो ये काफ़ी दूरी में है, यहाँ तक जाने में हमें काफ़ी समय लग जाता है। तो सरकार ने बोला कि हम शहरों में नहीं जाएंगे बल्कि हम बाईपास से होते जाएंगे, और जिससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और ये तेजी के साथ जाएगी। तो शताब्दी बस सेवा जो चालू की गई वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक, शहरों में नहीं जाएंगे बल्कि हम बाईपास से होते जाएंगे, और जिससे क्या होगा, हमारा समय बचेगा और ये तेजी के साथ जाएगी। तो शताब्दी बस सेवा जो चालू की गई वो कहां से लेकर के कहां तक, भाई तुम्हारे सामने देखो हम लाइव बने हुए हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ तो सुनाई दे रही, देखो सामने दिख रहे हैं मोबाइल चलाते हुए, तो इसका मतलब ये आप में एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, एक बार आप पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई दिक्कत ना, ठीक है, हम भी मोबाइल में चला के आपके सामने देख रहे हैं, चूँकि ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम बात कर रहे थे शताब्दी बस सेवा। तो शताब्दी बस सेवा का पर्याय यही है कि महानगरों में पहुँचाने के लिए हम तेज़ी से क्या करेंगे, परिवहन को दुरुस्त करेंगे। और ये व्यवस्था जो प्रदेश में पहली बार चालू की गई वो चालू की गई थी लखनऊ से गोरखपुर के लिए। कहाँ से, लखनऊ से लेकर के गोरखपुर कनेक्ट करते हुए ये व्यवस्था पहली बार आपकी चालू की गई, ठीक है। तो लखनऊ से गोरखपुर के बीच आपकी शताब्दी बस सेवा आपको विशेषता देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो आपने सुना होगा पहली बार रोडवेज का नाम, ठीक है। तो पहली बार अगर हम रोडवेज की बात करते हैं तो पहली बार रोडवेज बस सेवा कहां पर चलाई गई, तो रोडवेज बस सेवा की जब बात करते हैं तो ये प्रदेश में जो आपकी चलाई गई वो चलाई गई थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच। कब, लखनऊ से बाराबंकी के बीच, लखनऊ से आपके बाराबंकी के बीच चलाई गई थी। और ये कब चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी आपके इसी समय काल में जब आपका राष्ट्रीयकृत परिवहन हुआ था, अर्थात मई 1947 में। तो मई 1947 की जब बात करते हैं तो मई 1947 में ये विशेषता व्यवस्था चालू की गई थी लखनऊ से बाराबंकी के बीच में, पहली बार रोडवेज व्यवस्था, ठीक है।
इसके अलावा देखा जाए तो आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं तो उस महानगर में क्या होती है, महानगर में आपने सिटी बस देखा होगा। कौन सी बस? सिटी बस की जब बात करते हैं तो सिटी बस सेवा भी हमारे यहाँ पे चलती है। जैसे लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में आपने देखा होगा लखनऊ बस सेवा, ठीक है, महानगरों की बस सेवा। तो इस व्यवस्था की जब बात करते हैं तो ये कब चालू किया गया? तो ये चालू किया गया था 6 जुलाई 1992 को। कब? 6 जुलाई 1992 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे इसको चालू किया गया। और सबसे पहली बात करें तो ये आपके कहाँ पे, तो आपका जो कानपुर नगर है उस कानपुर के अंतर्गत पहली बार चालू किया गया था, ठीक है। तो महानगर बस सेवा की जब बात करते हैं तो ये प्रमुखता से हमारे यहाँ पे 6 जुलाई 1992 को कानपुर से चालू किया गया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे इस राज्य परिवहन को देखने के लिए, चूंकि रोडवेज बस सेवा चलाई जा रही थी, अब रोडवेज परिसेवा की जब बात करते हैं तो ये राज्य परिवहन के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा राज्य परिवहन से आपके लाइसेंस वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो इस क्रम में देखा जाए तो राज्य सड़क परिवहन निगम की जब बात करते हैं तो उसकी स्थापना कब की गई? और राज्य सड़क परिवहन निगम की जब बात करते हैं, राज्य सड़क परिवहन निगम की जब बात करते हैं तो उसकी स्थापना हमारे यहाँ पे कब की गई? तो राज्य सड़क परिवहन निगम की जब बात करते हैं तो ये स्थापित किया गया था 1 जून 1972 को। कब? 1 जून 1972 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 1 जून 1972 की जब बात करते हैं तो इस टाइम पे राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 13 महानगर के पहले क्या लिखा है? वो लिखा है रेडियो टैक्सी, ठीक है। रेडियो टैक्सी की जब बात करते हैं, ठीक है, रेडियो टैक्सी इन द सेंस हमारे यहाँ पे जो रेडियो टैक्सी चलाई जाती है उसका पर्याय क्या होता है, ठीक है। रेडियो टैक्सी, जैसा कि आज आप ओला उबर का नाम सुनते हैं तो उसी तरीके से पुराने समय में क्या था, ऐसी टैक्सी चलाई गई जो बड़े बड़े शहरों में क्या करे, केवल एक फोन कॉल करिए और उसके बाद क्या हो, आपके पास उपलब्ध हो जाए, तो इसको रेडियो टैक्सी की नाम दी जाती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सारे कई बार आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर देखा जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेस बस सेवा। और ये जो एक्सप्रेस बस सेवा थी इसका पूरा पर्याय क्या था? वही था कि जाम से निजात दिलाना और लोगों को तेजी से क्या करना, उनके गंतव्य तक पहुंचाना। क्योंकि आपने देखा होगा रोडवेज की जो बसें होती हैं वो शहरों में जाती हैं, रोडवेज बस अड्डे तक जाती हैं और वहां घंटों रुकती हैं। तो अब क्या किया, सरकार ने बोला कि हम घंटों नहीं रोकेंगे, हम क्या करेंगे, शहर के बाहर ही आपको बाईपास पे छोड़ देंगे। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो इसका क्रम विशेष ध्यान रखिएगा, खास करके एक्सप्रेस बस सेवा जो चालू की गई थी वो चालू की गई थी सन 1993 में। और इसका यही पर्याय था कि शहरों के बाहर बाहर होकर के हम क्या करेंगे, बड़े बड़े लोकेशन को जल्दी से कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यही पे ध्यान रखिएगा, लखनऊ एक योजना हमारे यहाँ पे चालू की गई थी और ये ऐसा लगता है कि लखनऊ की डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये लखनऊ योजना का नाम केवल लखनऊ योजना है, लेकिन इसका जो पूरा पर्याय था वो था सड़क विकास के ऊपर। किसके ऊपर? सड़क विकास के ऊपर। सामान्यतः आप भी जानते हैं लखनऊ शहर में बड़े स्तर पे जाम भी लगती है और आपके कहीं न कहीं जब हम बात करते हैं किसका नाम, जब हम रिंग रोड वगैरह की बात करते हैं तो उसको बनाने को लेकर के यहाँ पे रोड व्यवस्था को डेवलप वगैरह करने के लिए इस चीज को डेवलप किया गया। तो लखनऊ योजना सड़क विकास से संबंधित आपकी देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप कई बार सुने होंगे उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण एवं पूरब पश्चिम गलियारा का नाम। और अगर जो इसकी बात करते हैं तो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा हमारे प्रदेश में कहां पर एक दूसरे से मिलते हैं? तो ये जो मिलते हैं वो मिलते हैं आपके झांसी में। कहां पे मिलते हैं? इनकी अगर बात करते हैं तो ये प्रमुखता से आपके झांसी में मिलता है। और इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, हमारे ही प्रदेश में एक शहर को राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राजमार्गों का चौराहा बोला जाता है। और राजमार्गों के चौराहे के रूप में विशेष ध्यान रखिएगा, राजमार्गों का चौराहा जो बोला जाता है वो आपके कानपुर नगर को बोला जाता है। किसे? कानपुर नगर की जब बात करते हैं तो इस कानपुर नगर को राजमार्गों का चौराहा विशेषतः बोला जाता है, ठीक है। तो ये सड़क व्यवस्था में इन सारे परिवर्तनों को विशेषतः ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर जो देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा रेल व्यवस्था। और रेल के क्रम में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि प्रदेश में क्या करते हैं, प्रदेश में पहली बार रेल कब चली। और इसकी जब बात करते हैं तो पहली बार रेल कब चली, अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये चली थी हमारे उत्तर प्रदेश में, ये चली थी, अंग्रेजों ने कब चलाया था? वो चलाया था सन 1853 में।
मुंबई से ठाणे के बीच में। लेकिन उसी के 6 साल के बाद 1853 की जब बात करते हैं तो 1853 के 6 साल बाद 1859 में ये चलाई गई थी। कहां से? ये चलाई गई थी आपके प्रयागराज से लेकर के आपके कानपुर के बीच में। कहां से? प्रयागराज से लेकर के ये आपके कानपुर के बीच चलाई गई पहली बार आपके रेलवे ट्रेन को। हालांकि आज ही आपने सुना भी होगा कि आज एक नई व्यवस्था को डेवलप कर दिया गया है। जो रेलवे डिब्बे के गार्ड होते थे अब उनको ट्रेन मैनेजर बोला जाएगा, ठीक है। तो ये भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्रयागराज के अंदर 1859 में ये पहली बार क्या हुई? ट्रेन चलाई गई। इसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश में रेलवे के 2 जोन देख मिलते हैं। खास करके 2 जोनों की जब बात करते हैं तो एक आपका उत्तर पूर्व रेलवे, क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्व रेलवे। इसका जोन का जो मुख्यालय है वो आपके गोरखपुर में देख मिलता है, ठीक है। गोरखपुर में क्या हो जाता है? उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय की जब बात करते हैं तो उसका नाम देख मिलता है। जबकि दूसरे मुख्यालय की बात करते हैं तो वो होता है उत्तर मध्य रेलवे का नाम, ठीक है। तो उत्तर मध्य रेलवे की जब बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है? तो इसका मुख्यालय आपके हो जाता है आपके वर्तमान में जो प्रयागराज है, ठीक है। तो प्रयागराज की जब बात करते हैं तो प्रयागराज भी आपका विशेषतः उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय देखने को मिलता है। क्लियर? साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, आप भी जानते हैं अभी तक विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, इन द सेंस कह सकते हो कि प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्रदेश का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे देख मिलता है? तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की जब बात करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पे? इस गोरखपुर की जब बात करते हैं तो इस गोरखपुर में अब तक का प्रदेश का सबसे लंबा क्या है? प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। जबकि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पे है? तो डीजल इंजन कारखाने की जब बात करते हैं तो ये आपके प्रदेश में मिलता है। और विशेषतः अगर जो इसकी बात करते हैं तो ये आपके मड़ुआडीह में। कहाँ पे? मड़ुआडीह की जब बात करते हैं तो इस मड़ुआडीह में विशेषतः इसकी स्थापना की गई है। जबकि अगर हम यहीं पे बात करें तो हमारे यहाँ पे मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, क्या बोलते हैं? मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? और मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? ये आपके लालगंज में देख मिलती है। कहाँ पे? इसकी जब बात करते हैं तो ये आपके लालगंज के अंदर मिलती है, लाल बलेली के अंदर पड़ता है। कहाँ पे? लाल बलेली की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो लालगंज लाल बलेली में आपका मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री विशेषता आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो ये आपके रेलवे की बात की जाती है। रेलवे के अलावा अगर जो बात करें तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम बात करते हैं किसके रूप में? रेलवे के अलावा जल परिवहन। तो जल परिवहन विशेषता आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की नदियां हैं, चाहे वो गंगा नदी हो, चाहे यमुना नदी हो, चाहे शारदा नदी हो, चाहे घाघरा नदी हो, इन सब में हम क्या कर सकते हैं? जल परिवहन कर सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं सरकार क्या करती है? अलग अलग प्रकार के जल के मार्ग में खास करके राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग घोषित करती है। और इसकी जब बात करते हैं तो जल परिवहन मार्ग के रूप में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग नंबर 1 की जब बात करते हैं तो ये कौन सा होता है? तो जल परिवहन मार्ग की जब बात करते हैं, जिसको हम खास करके जल मार्ग संख्या भी बोलते हैं, और ये आपको 1 के रूप में मिलती है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहां से कहां तक? तो ये फैली आपके प्रयागराज से लेकर के, कहां से? प्रयागराज से लेकर के ये आपके हल्दिया के बीच फैली है, ठीक है। तो प्रयागराज से लेकर के हल्दिया के बीच फैली है। और इसकी जब बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई है 1620 किलोमीटर। कितना? 1620 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है? पूरी लंबाई आपको देखने को मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, हमारे प्रदेश के अंतर्गत अगर जो हम बात करें तो आप भी जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग संस्थान वगैरह स्थापित किए गए हैं। और इन संस्थानों की जब बात करते हैं, ठीक है, इन संस्थानों की जब बात करते हैं तो इन संस्थानों में विशेषता ध्यान रखिएगा, जैसे एक नाम देख मिलता है आपका जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। हवा में उड़ने की अगर बात करते हैं तो हवा में उड़ने के अंतर्गत विशेषता ध्यान रखिएगा, एक बिंदु आपने सुना होगा खास करके जिसको हम नाम देते हैं क्या? राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज। और इसकी जब बात करते हैं तो ये प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये आपके आगरा में देखने को मिलता है, ठीक है। आगरा में जो लोग हवाओं में गर्म गुब्बारे के साथ उड़ना चाहते हैं तो पैराशूट का प्रशिक्षण कॉलेज आपके आगरा के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए
तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे अगर जो कोई व्यक्ति क्या करता है, उड़ना चाहता है, और उड़ना चाहता है तो जाहिर सी बात है पायलट बनना है, तो पायलट बनने के लिए उसे टेस्ट देना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है चीज़ों को। तो उस क्रम में हमारे यहाँ पे क्या है, एक नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। क्या है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थापित किया गया है। प्रशिक्षण केंद्र आपका स्थापित किया गया है। और इसकी जब बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपके बमरौली में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बमरौली की जब बात करते हैं तो इस बमरौली आपके प्रयागराज के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, बमरौली प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। अच्छा ध्यान रखिएगा, जब हम परिवहन की बात कर रहे थे, जल परिवहन, तो प्रयागराज से हल्दिया के बीच 1620 किलोमीटर, यहीं पर ध्यान रखिएगा, इसी के ऊपर ही आपका एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। और इस मल्टी मॉडल टर्मिनल की जब बात करते हैं तो ये आपके गंगा नदी के ऊपर बनाई गई है। और गंगा नदी के क्रम में देखा जाए तो ये विशेषतः आपके बनारस में बनाया गया है। ठीक है, मल्टी मॉडल टर्मिनल क्या होता है, जैसे आप जानते हैं कि जो आपके बड़ी बड़ी जहाज आती हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े क्या होते हैं, कंटेनर रखे होते हैं, तो उनको चढ़ाने और उतारने के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल आपके गंगा नदी बनारस पर आपका विकसित किया गया है। और इसके अलावा देखा जाए तो चूंकि इसी नदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इसी नदी में आपने अलकनंदा क्रूज भी नाम सुना होगा। ठीक है, तो अलकनंदा क्रूज की जब बात करते हैं तो अलकनंदा क्रूज ये भी आपके इसी गंगा नदी पर स्थापित की गई है, गंगा नदी में चलती है और ये चलती है आपके बनारस के अंतर्गत। ठीक है, तो बनारस के व्यू को दिखाने के लिए इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? इस चीज को विशेषतः ध्यान रखिएगा, कई बार इसको क्या करता है, अलग अलग तरीके से आपके परीक्षा वगैरह में पूछा जाता है। क्लियर? अगर यहीं पे बात करते हैं तो एक बिंदु आप खासा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं 5 क्या हैं, अब हालांकि अभी वर्तमान में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, आने वाले समय में 5 हो जाएगा। तो 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की जब बात करते हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात करते हैं तो ये कौन कौन से हैं, तो विशेषतः ध्यान रखिएगा। पहले की जब बात करते हैं तो आप भी जानते हैं, पहला होता है आपके चौधरी चरण सिंह के नाम पे। किसके नाम पे? चौधरी चरण सिंह के नाम पे। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अगर इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आप भी जानते हैं आपकी राजधानी लखनऊ में, लखनऊ। और लखनऊ में भी विशेषतः आप भी जानते हैं एक जगह पड़ता है अमौसी, तो इसी कारण से कभी कभी इसको अमौसी हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, अमौसी हवाई अड्डा खास करके लखनऊ में आपका चौधरी चरण सिंह के नाम पे एक आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो यहीं पे ध्यान रखिएगा, दूसरा होता है कहाँ पे, तो वो होता है लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे। किसके नाम पे? लाल बहादुर शास्त्री के नाम से, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जब बात करते हैं तो उसका क्रम क्या हो जाता है, तो ये जो हवाई अड्डा आपका स्थित है, ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान में आपके बावतपुर में पड़ता है। कहाँ पे? बावतपुर में पड़ता है। और इसी कारण से इसको बावतपुर हवाई अड्डा कहते हैं, जो कि आपके बनारस में देखने को मिलता है। कहाँ पे? बनारस की जब बात करते हैं तो वहां से विशेषतः ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो बावतपुर हवाई अड्डा, या इसी को हम खास करके लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो तीसरा हवाई अड्डा अभी आपने सुना होगा कुशीनगर में स्थापित किया गया, जिसका नाम ही है खास करके, क्या नाम है उसका? नाम है कुशीनगर, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसकी जब बात करते हैं तो इसका क्रम क्या हो जाता है, ये आपके कुशीनगर में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कुशीनगर की जब बात करते हैं तो वहां पे आपको देख मिलता है। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा एक बड़े स्तर का हवाई अड्डा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस हवाई अड्डे की जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे, ये अगर जो आपके लोकेशन की बात करें तो ये वर्तमान में आपका जो गौतम बुद्ध नगर है, उस गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको पुराने समय में जेवर हवाई अड्डा भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, जेवर हवाई अड्डा, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं कहीं न कहीं आज के क्रम में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो जो 5वां आपका बनने वाला है
इस पांचवी का नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बनेगा मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इस हवाई अड्डे की जब बात करते हैं तो ये कहाँ बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपके भगवान राम की नगरी अयोध्या के अंतर्गत। ठीक है, तो अयोध्या में ये आपका हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे होगा, तो ये आपके हवाई अड्डे के क्रम में विशेषतः ये अभी बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अभी बनेगा। ठीक है, अभी बना नहीं है, इसी कारण से हमने पांचवां बाद में लिखा है। बाकी ये जो चार हैं इनकी आधारशिला रख दी गई है, तीन तो आपके रनिंग अवस्था में है, और नोएडा वाला आपकी आधारशिला रख दी गई है, ये भी जल्द तैयार हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम की जब बात करते हैं तो ये आपका पांचवा है जो आपका बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो परिवहन एक छोटा सा बिंदु था और उस छोटे से बिंदु को आधारित करते हुए कई सारे हमने महत्वपूर्ण पहलुओं को देखा। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, लेकिन बार बार आपसे एक विनम्र आग्रह होगा, हाथ जोड़ के होगा कि आप किसी भी परिवार से आते हैं, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं, आपकी क्या कल्चर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब इस क्लास में आते हैं तो जाहिर सी बात है, आप ना पढ़ें वो अलग बात होती है, लेकिन कोई दूसरा पढ़ता है तो उसे पढ़ने दें। कोशिश करें अपने आप में भी बदलाव लाने का, क्योंकि जाहिर सी बात है, बार बार एक संकल्पना होती है कि जब जागो तभी सवेरा। अगर आज भी आप सुधर जाएंगे, आज भी अपने आप में परिवर्तन ला देंगे, तो हम तो ना कहते कि आप अपने आप में विवेकानंद बनिए पूरे समाज को त्याग करके, लेकिन हाँ, कभी अपने परिवार की तरफ एक बार नज़र उठा के देखिएगा कि आपकी दशा क्या है, आपके परिवार की दशा क्या है, आपके मम्मी पापा आपसे क्या उम्मीद लगाए हैं, आपके जो छोटे भाई बंधु हैं उनके ऊपर आपके इस बिहेव का क्या असर पड़ता है, आप जो इन चीज़ों को करते हैं क्लास में उसकी क्या संदर्भ होती है, क्या मर्यादा होती है। हमारे ऊपर तो बिल्कुल असर ना पड़ता है। आप कह तो रहे हैं, आपको जितनी अच्छी अच्छी गालियाँ आती हों दबा के कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, बता दीजिए, हमारा ये कह सकते हो कि जो मतलब अपने आप में जो अपना लुक है वो चेंज हो जाए। कुछ ना होगा, कभी ना होगा। इवन सामने आके हमारे सामने जैसे ये एडिटर हैं, ये चाहे हमें गाली दे लें दबा के, कुछ होगा, कुछ ना असर पड़ेगा। तो कमेंट में गाली करने से कुछ ना होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप जिस परिवार से आते हैं उस परिवार का एक बार चेहरा जरूर देख लीजिएगा कि आपकी मम्मी कितनी आस लगा के बैठी हैं या फिर आपके पिताजी कितनी आस लगा के बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो करते हैं वो पूरा संदर्भ आपके लिए खाली होता है। बाकी तो आप भी जानते हैं सारी चीज़ें बखूबी तरीके से। ठीक है, चलेगा, आज के रूप में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी तो इससे आगे कुछ एक बिंदु की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।